नुपुर शर्मा के केस में जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा कहा गया उसके बाद इस पे तमाम सवाल उठने लगे। क्या कानूनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जज को ऐसा कहना चाहिए था या फिर इस केस के सुनवाई के दौरान ये जो टिप्पणी की गई इसकी कानूनन क्या ज़रूरत थी? इसी मुद्दे पे बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील उमेश शर्मा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानेंगे कि जो भी कल सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा कहा गया नुपुर शर्मा केस में, कानूनी तौर पे इसकी क्या ज़रूरत थी? देखिए, न्यायाधीश महोदय ने ही ऐसा बोला जो कि अनवांटेड था। एक ट्रांसफ़र पिटीशन थी। नुपुर शर्मा ने एक पिटीशन लगाई थी कि मेरे खिलाफ जो विभिन्न भागों में, देश के विभिन्न भागों में जो एफआईआर की गई है उनको सबको दिल्ली ला दिया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये एफआईआर क्वैश कर दिया जाए, हटा दिया जाए या मुझे निर्दोष घोषित कर दिया जाए। ऐसा उन्होंने नहीं कहा होगा। पिटीशन में यही प्रेयर होती है, ट्रांसफ़र पिटीशन में। तो एफआईआर ट्रांसफ़र करें या ना करें यही विचाराधीन था। एफआईआर के कंटेंट क्या है, कितना सीरियस है, उनका कंडक्ट क्या है, ये कॉमन जो भी न्याय सिस्टम से जुड़े लोग हैं, अधिवक्ता हैं, जज हैं, सब कुछ समझते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं निकलता इन बातों का बोलने का। और ख़ासकर जो जब माहौल गरमाया हुआ है, इस चीज़ की लीगैलिटी को देखना है, एफआईआर ट्रांसफ़र होगी नहीं होगी इस पर आपको ऑर्डर पास करना है। तो उस पर ऑर्डर करने के अलावा आपने बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं जो गलत हो सकती है, समाज को गलत संदेश गया है। और जो कल से बवेला मचा हुआ है वो वही दिखाई दे रहा है कि हम लोग जस्टिफाई करने लगे हैं कि नुपुर शर्मा के कारण ही उनकी गर्दन काटी गई। तो ये कहाँ का न्याय है? और जो सीधी सादी सच्ची चीज़ जो सामने दिखाई दे रही है और उसको हम झुठलाना चाह रहे हैं, हम आंख बंद करना चाह रहे हैं, हम उसको गुमराह करना चाह रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इस चीज़ को नहीं मानता। सर, जैसा आपने कहा कि कानूनन तौर पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, तो भले एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने ही ऐसा बयान दिया हो, लेकिन जब कानूनन तौर पे इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो क्या ये माना जाए कि ये बयान उनका व्यक्तिगत बयान था? नहीं, चूंकि वो कोर्ट में उन्होंने बैठ के सुनवाई के दरमियान दिया तो व्यक्तिगत तो होता नहीं है। वो कानून की कुर्सी पर बैठे हैं, कानून की बातें हो रही है, केस की बातें हो रही है, केस से बाहर की बातें उन्होंने बोली, बात अलग है। और आई एम श्योर कि उस फाइल में ऐसा कुछ होगा भी नहीं। जो बातें बोली गई हैं, जो बातें रिपोर्टेड मीडिया से हुई है, मुझे भी मीडिया से ये सुनने को मिल रहा है कि ये भी बोला, वो भी बोला। तो वो ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें हैं, वो उनका व्यक्तिगत तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा जनरली सुप्रीम कोर्ट में या किसी न्यायालय में ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है। लेकिन इसका एक संकेत और भी है कि मीडिया अब न्यायपालिका पर भी बहुत प्रभावी हो रही है, ये दिखाई दे रहा है। चूँकि हमारी न्यू मीडिया हर चीज़ को अपने, हर आदमी वहाँ पर एक पत्रकार के रूप में नए नए अपने एंगल के हिसाब से बातों को बोल सकता है, लिख सकता है। तो उस तरह से ये बातें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की ओर आ रही हैं और कहीं न कहीं जाकर ये दिखाई भी देगा कि न्यायाधीश महोदय को भी अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, जब वो न्यायालय में है और ख़ासकर जब वो चीज़ें लाइव स्ट्रीम हो रही हैं, जब वो यूट्यूब पर जा रही हैं या वेबएक्स पर लाइव स्ट्रीम हो रही है, कोई इसको रिकॉर्ड कर रहा है, तो उनको संयम बरतना पड़ेगा। जो लूज़ टॉक्स या जो बहुत सारी बातें हैं वो नहीं होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे सिस्टम को अंततोगत्वा लास्ट में ये चीज़ ट्रांसपेरेंट करेगा और ये एक अनजाने में किया गया होगा। ऐसा जज साहब को लगा नहीं होगा कि इतना बवेला मच जाएगा, लेकिन मचा हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है कि आगे जाकर ये चीज़ें रुकेंगी। सीजीआई में सर याचिका दायर की गई है कि इस बयान को वापस लिया जाए, इसके क्या कानूनी पहलू हैं? ये तो देखो, रिव्यू वही डाल सकती है, नुपुर शर्मा ही डाल सकती हैं। कोई थर्ड आदमी, फोर्थ आदमी डालने का लोकस स्टैंडाई बनाना चाहे तो बहुत अच्छे से उनको जस्टिफाई करना होगा, जो बहुत मुश्किल काम है। तो नुपुर शर्मा अगर कहती हैं, पहली बात तो ये ऑर्डर का हिस्सा नहीं है, ऑर्डर जो लोगों ने देखा उसमें ये नहीं है, तो इसको हटाने की याचिका लगना बेकार है क्योंकि ऑर्डर में लिखा ही नहीं गया। तो जो बातें जुबानी बोली गई, अब वो कहीं वीडियो में रिकॉर्ड हो गया होगा, तो वीडियो से हटाए जाने की प्रार्थना तो सुप्रीम कोर्ट के सामने बनेगी नहीं क्योंकि ऑर्डर में है नहीं। तो ये एक नया कानूनी दांवपेच शुरू हो जाएगा, इसलिए इस बात को यहीं छोड़ दिया जाए। और जो न्यायाधीश महोदय ने बोला उसको मीडिया ने सुना, सबने सुना, हमने आपने अपना अपना पक्ष रखा, आलोचना हुई, प्रशंसा हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे लीगल सिस्टम में ये इंडिकेशन देगा कि ऐसी चीज़ें से हमें बचना भी चाहिए। और चूँकि अब ट्रांसपेरेंट हो गया है सिस्टम, कोविड में ये सब लाइव दिखने लगा, स्ट्रीमिंग उसको हम बोलते हैं।
और अब हर पार्टी को दिखता है, यूट्यूब पर भी बहुत सारे हाई कोर्ट्स का आ रहा है, तो लाइव स्ट्रीमिंग आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और जो जो न्यायाधीश महोदय बोल रहे हैं वो सुन सकते हैं। तो इन चीज़ों का अब हमें न्यायपालिका को विशेष इसका संज्ञान लेना होगा और संभल कर अपना बर्ताव सुधारना होगा, नहीं तो पहले से जो उंगलियां उठ रही थी अब उससे ज़्यादा उंगलियां उठनी शुरू हो जाएंगी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। सर, एक जुबेर वाला भी इसमें मामला आया था जो कानूनी पहलू से उस पे भी टिप्पणी की गई थी, उसे आप कितना जायज़ मानते हैं? देखिए, ज़ुबैर का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। ये टिप्पणी की गई थी कि ज़ुबैर ने उसको ट्रांसलेट करके विश्व को दिखाया, ट्वीट किया और उसको अरेस्ट कर लिया है और इनको अरेस्ट नहीं किया गया, इनके लिए रेड कारपेट बिछाई गई है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी चीज़ों न्यायपालिका में पहले नहीं होती थी, अब होने लगी हैं, या पहले होती थी दिखती नहीं थी, अब होती है वैसे ही दिख जाती है। तो इस पर न्यायपालिका को गंभीरता से विचार करना होगा। ज़ुबैर एक क्रिमिनल है, उसको पुलिस ने पकड़ा है, उसकी अलग जांच चल रही है, उसके केस के अलग मेरिट्स है, उसका ट्रायल चलेगा, जो भी होगा वो अलग से चलेगा। नुपुर शर्मा के केस से उसका कहीं कोई संबंध नहीं है। ज़ुबैर एक 4 साल पुराने मुकदमे में यहाँ गिरफ्तार किया गया है, हालांकि उसको बुलाया गया था 2020 के मुकदमे में। वो पॉस्को का मुकदमा है जिसमें बच्ची के बारे में उसने गलत सलत बातें ट्वीट में लिखी थी। तो उन चीज़ों के मेरिट्स को इसमें मिक्स करना या इसको जस्टिफाई करना, ये न्यायपालिका के सामने क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगेगा कि मीडिया इन चीज़ों को अच्छे से बता रही है, समझा रही है, जनता भी इस पर रिएक्शन दे रही है। तो आप कहीं ऐसा ना हो कि आप कंटेम्प्ट से, जो हम अधिवक्ता डरते थे या सिस्टम के लोग डरते थे, कहीं जनता जनार्दन इसके खिलाफ उठकर खड़ी हो गई तो कंटेम्प्ट के डर से कोई नहीं डरेगा। और ये कहीं ना कहीं हमारे न्यायपालिका को इस पर देखना होगा और सुधार लाना पड़ेगा। मोहम्मद जुबैर की जब गिरफ्तारी हुई तो यही कहा जाने लगा, अधिकतर लोग, अधिकांश लोग इसी वजह से कह रहे थे कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये नुपुर शर्मा के वजह से ही उसे गिरफ्तार किया गया है। तो आप जनता को स्पष्ट कर दें कि किस वजह से उसकी गिरफ्तारी हुई है और नुपुर शर्मा से जोड़ना कितना जायज़ है? देखिए, ये सवाल मैं बहुत खुलकर बता सकता हूँ क्योंकि जो विक्टिम हैं ज़ुबैर के एफआईआर में 2 एफआईआर हैं। दिल्ली में क्राइम ब्रांच की एक एफआईआर है और एक छत्तीसगढ़ में एफआईआर है। दोनों में एक माइनर विक्टिम है। मैं उसका वकील हूँ, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सारी बातें जानता हूँ। ज़ुबैर ने उस बच्ची का फ़ोटो ट्वीट पर लगाया, ब्लर करके लगाया, आइडेंटिटी उसकी डिस्क्लोज़ की। उसके ट्रेल में दसियों बीसियों लोगों ने उसके साथ गलत काम करने की, उसको मारने की, उसके पिता को मारने की चीज़ें लिखी। तो ये गैंग की तरह ऑपरेट करते हैं। उसके बाद जब पुलिस ने उससे बोला कि आप अपना चैट हिस्ट्री और ये दीजिए, तो ज़ुबैर ने बोला कि मेरा फ़ोन खो गया था, पहले तो बोला, फिर बोला कि मुझे नया फ़ोन मिला है, तब से उसका चैट आप दे दीजिए। तो वो फॉर्मेट करके यहाँ लाया। तो आप समझ सकते हैं कि इस लेवल पर किस तरह की ये शैतानी कर रहे हैं। और यहाँ पर पुलिस ने उसको किसी और केस में गिरफ्तार किया। ये बात अलग है कि उसको बुलाया गया था जिस केस की तफ्तीश में, उसमें मेरा क्लाइंट जगदीश भी आया था और उससे भी इंक्वायरी की गई है, पूछताछ की गई है, उससे भी फ़ोन लिया गया है और उससे भी सारी चीज़ पूछताछ की गई है। लेकिन चूंकि वो दूसरी एफआईआर भी उसके अगेंस्ट थी या एफआईआर कोई ऑफेंस रिपोर्टेड था, तो पुलिस ने उस पर संज्ञान लिया। पुलिस को ऐसा अधिकार है। अगर अधिकार नहीं है तो ज़ुबैर उसको चैलेंज करे, बेल ले या क्वैश कराए, जो भी करे कर ले। लेकिन किस तरह से ये कर रहे हैं, नुपुर शर्मा से ये कहीं जुड़ा हुआ नहीं है। नुपुर शर्मा के जो बयान को ज़ुबैर ने सबसे पहले बहुत सारी भाषाओं में, खासकर अरबी में ट्रांसलेट करके ट्वीट किया था, ताकि उन देशों के लोग, उनका एक इंटरनेशनल कनेक्शन है, जुड़ा हुआ है, वो दिखाई दे रहा है और उसके बाद से ही ये अंतर्राष्ट्रीय विषय बना। तो ज़ुबैर का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। ज़ुबैर इसके लिए गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। जो भी बोल रहे हैं वो सब गलत बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। रिकॉर्ड पे ऐसा कहीं कुछ नहीं है, इसलिए ये फालतू की बातें हैं, इसको मैं नहीं मानता। चूँकि मैं व्यक्तिगत रूप से इस केस को कर रहा हूँ तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी मेरे पास है, तो मैं उसको ऑन कैमरा भी बड़े अच्छे से डिनाई कर सकता हूँ कि ये बिल्कुल सरासर गलत है। जो भी लोग बोल रहे हैं बिना किसी तथ्य को, बिना किसी फैक्ट को वेरीफाई किए बिना और गलत सलत बातें बोल रहे हैं, ये देश के लिए हमारे अच्छा नहीं है। बिल्कुल। अंतिम प्रश्न आपसे ये लेंगे कि सर, जिस तरह से जज साहब के मौखिक टिप्पणी को लेकर राजनीतिक पार्टियां एक माहौल बना रही हैं समाज में, वो कितना जायज़ है? और अगर उससे कुछ होता है तो कानूनी तौर पे उनकी क्या जिम्मेवारियां होती हैं, जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हैं? देखिए, ये एक नई प्रक्रिया शुरू हुई है और मेरा ऐसा मानना है कि चूँकि ट्रांसपेरेंसी हमारे सिस्टम में ज़्यादा आ गई है, लाइव स्ट्रीम हो रहा है, तो लोगों ने देखा समझा। पहले ये अनकन्फर्म्ड हो जाता है। पहले मीडिया जो ऑर्डर आता है उस ऑर्डर्स को देख के ही चलती थी।
पर चूंकि अब ये स्ट्रीमिंग में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो गया है और ये रिकॉर्ड पे ऑर्डर में नहीं आया और जज साहब ने ऐसा बोला, ये सबको दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें अब न्यायपालिका को, समाज को, राजनीति को इन चीज़ों को समझना होगा और इनको कैसे डील कर रहे। कहीं ऐसी छोटी छोटी गलतियों से, कहीं छोटी छोटी बातों से समाज में विद्वेष न पैदा हो जाए या कोई गलत हरकत न शुरू हो जाए। चूँकि जो हमारी विधायिका है, जो लेजिस्लेचर है, पहले से ही उनका लाइव टेलीकास्ट उनके फ्लोर का, सदन का सब कुछ हो रहा है, तो वो संभल कर बर्ताव करते हैं, बिहेव करते हैं। लेकिन चूंकि अभी न्यायपालिका का कोविड के बीच में ये लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुआ है, तो इसके लिए न्यायपालिका को अपने आप को तैयार करना होगा, अकाउंटेबल बनाना होगा, ट्रांसपेरेंट बनना होगा और समाज इसको देख रहा है, इस बात को आपको गौर करना होगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि कोर्ट में 10 लोग 50 लोग हैं, यही देख रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं जा रही है। ऐसा नहीं है, रिकॉर्डिंग भी बाहर जा रही है और बाहर के लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। जो बवाल मचा हुआ है, तो न्यायपालिका के लिए एक संकेत है कि आप इस पे गंभीर चिंतन करें और इस पे सुधार करने बहुत की। एक छोटा सा प्रश्न अंतिम ये है कि उसमें कल ये भी कहा गया कि वो एक बड़े पार्टी की प्रवक्ता रही हैं, इसीलिए वो सीधा सुप्रीम कोर्ट आ गई, हाई कोर्ट नहीं गई अपने पावर को दिखाने के लिए। क्या कोई सामान्य व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकता क्या सर? ऐसा नहीं होता है। हम रोज एफआईआर ट्रांसफ़र कराने के लिए, ट्रांसफ़र पिटीशन सिविल में, क्रिमिनल में, एफआईआर ट्रांसफ़र कराने के लिए हम सिविल में फ़ाइल करते हैं, क्रिमिनल में केस होता है। ज़्यादातर डाइवोर्स के केस ट्रांसफ़र कराने के लिए फ़ाइल किए जाते हैं कि पत्नी यहाँ है, पति वहाँ है, तो उसके लिए कोई भी साधारण आदमी ट्रांसफ़र पिटीशन यहाँ पर है, आप आकर फ़ाइल कर सकते हैं। उस पर खूब सुनवाई होती है और ऑर्डर भी होते हैं। तो ये बोलना कि बड़े पार्टी की प्रवक्ता है, ये चीज़ें अब उनकी क्या मनोदशा थी, न्यायाधीश महोदय की माननीय हैं, उन्होंने सम्मान में ये चीज़ें बात बोली हैं, तो उनके सम्मान में हम बहुत कुछ यहाँ नहीं बोल सकते। लेकिन ये मनोदशा दिखाती है कि हमारी जो न्यायपालिका है, वो किन किन फैक्टर्स को दिल में रखते हुए फैसले देती है। तो इस पर हमें गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए।